बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। ये जो वर्ड डिफॉर्मिटीज है ये डिफॉर्म से निकला है और डिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन शेप। किसी चीज की शेप में तब्दीली के लिए वर्ड यूज होता है डिफॉर्म। अब किसी चीज की शेप में तब्दीली एक्चुअली उसकी स्ट्रक्चर के तब्दील हो जाने से पैदा होती है। तो किसी चीज की स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीलियां जिसके नतीजे उस चीज की शेप तब्दील हो जाए, स्ट्रक्चर की ऐसी तब्दीलियों को डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम अपने स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा स्केलेटन है उसकी स्ट्रक्चर और फॉर्म में बाद ऐसी तब्दीलियां वकूफ़ पज़ीर होती हैं जिसके नतीजे में हमारे स्केलेटन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे स्केलेटन की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की ऐसी तब्दीलियां जिसके नतीजे में इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तब्दील हो जाए, ऐसी तब्दीलियों को डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन कहा जाता है। आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डिफॉर्मिटीज़ हमारे स्केलेटन के ऐसे नकाइस हैं जिसके नतीजे में ना सिर्फ स्केलेटन की शेप तब्दील हो जाती है बल्कि इसका फंक्शन भी मुतासर होता है। बहुत सी ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हमारे स्केलेटन की फंक्शनिंग को मुतासर करती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं डिफॉर्मिटीज़ पे फोकस करेंगे जिनके बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। उन डिफॉर्मिटीज़ में से एक है डिस्क स्लिप। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम बहुत सी छोटी छोटी बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इन बोन्स को वर्टिब्री कहा जाता है। दो वर्टिब्री के दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके बाहर वाली साइड पर एक रिंग मौजूद होता है जिसको एनुलस फिब्रोसस कहा जाता है और इसके अंदर वाली साइड पर एक सेमी फ्लूइड मटेरियल मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्री के दरमियान शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर एक आला है जो गाड़ियों में लगा होता है। ये ट्रैवलिंग के दौरान शॉक के बैड इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके नुकसान से बचाता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, बेंडिंग। जब हम आगे पीछे और दाएं बाएं झुकते हैं तो इस बेंडिंग के अमल के दौरान भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर ऐड करने के साथ साथ इसका एक और फंक्शन भी है। इट जॉइंस टू वर्टिब्री। ये दो वर्टिब्री को एक दूसरे साथ जोड़ती भी है। बात का ये होता है कि ये डिस्क अपनी जगह से रिमूव हो जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है डिस्क स्लिप या हर्निएशन ऑफ डिस्क। और ऐसी डिस्क को जो अपनी जगह से रिमूव होगी हो, ऐसी डिस्क को हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है। हर्निएटेड डिस्क कौन सी होती है? जो अपनी जगह से रिमूव होगी हो, इसलिए इसको स्लिप्ड डिस्क भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से रिमूव क्यों हो जाती है? तो ये जो डिस्क स्लिप है इट इज ड्यू टू ट्रामा। ट्रामा कहते हैं सीवियर एंड सडन शॉक को। अगरचे डिस्क शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, लेकिन कभी कभार बॉडी को कोई अचानक से इतना सीवियर शॉक फेस करना पड़ जाता है जिसके नतीजे में डिस्क अपनी जगह से रिमूव हो जाती है। ऐसे सडन और सीवियर शॉक को ट्रामा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बात का ये होता है कि डिस्क ना सिर्फ अपनी जगह से रिमूव हो जाती है बल्कि ये बस्ट भी हो जाती है। उसके नतीजे में डिस्क के अंदर से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आता है और ये मजीद कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको स्पाइन भी कहा जाता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है जिसको हम उर्दू में हराम मगज कहते हैं।
ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के दाएं बाएं बहुत सी नर्व्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों का ब्रेन के साथ कनेक्शन डेवलप करती हैं। अगर डिस्क बस्ट हो जाए तो इसके अंदर से निकलने वाला न्यूक्लियस पल्पोसस नर्व्स के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके नतीजे में इन नर्वस स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग मुतासर होती है और बाद का ये डैमेज भी हो जाती है। डिस्क स्लिप चूँकि एक पेनफुल कंडीशन है और ये वर्टिब्रल कॉलम की फंक्शनिंग के साथ साथ नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को भी मुतासर करती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि ये पेनफुल कंडीशन है तो इसलिए सबसे पहले स्टेप में तो पेन किलर दी जाती है और उसके बाद बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर बेड रेस्ट के नतीजे में डिस्क अपनी जगह में वापस ना आए तो फिर ट्रैक्शन की जाती है। ट्रैक्शन का मतलब होता है टू पुल और एक्सटेंड, किसी चीज को पकड़ के खींचना, इस अमल को ट्रैक्शन कहते हैं। मेडिकल की टर्म में ट्रैक्शन का मतलब है टू पुल ए बॉडी ऑर्गन जेंटली, यानी आस्ता आस्ता वेट वगैरह डाल के बॉडी के किसी हिस्से को प्रॉपर तरीके से खींचना, ताकि अगर बॉडी का कोई हिस्सा डिसलोकेट हो गया है, अपनी जगह से हट गया, तो वो अपनी पहले वाली नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाए। अगर ट्रैक्शन से भी बात ना बने तो फिर लास्ट स्टेप पे सर्जरी की जाती है, यानी ऑपरेशन के जरिए रिमूव डिस्क को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लाने की कोशिश की जाती है। और अगर डिस्क बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हो तो फिर उस डिस्क को रिमूव करके उसकी जगह पर आर्टिफिशियल डिस्क डाल दी जाती है। तो ये तो था डिस्क स्लिप के बारे में। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलोसिस। अब हम उसके बारे में देखते हैं। स्पॉन्डिलोसिस, डियर स्टूडेंट्स, हमारे ओल्ड होने का यानी बूढ़े होने का जो अमल है इसको एजिंग कहा जाता है। एजिंग हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को और उनकी फंक्शनिंग को मुतासिर करती है। एजिंग के अमल के दौरान डिस्क ड्राई होती जाती है, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रोसेस है उसके वाटर कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ डिस्क का फंक्शन मुतासर होता है बल्कि उसका साइज भी कम हो जाता है। अगर डिस्क बिल्कुल ड्राई हो जाए तो वर्टेब्री एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इस कंडीशन को स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। फ्यूजन ऑफ वर्टेब्री इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोसिस। और ये फ्यूजन क्यों हो जाती है? ये डिस्क के ड्राई होने की वजह से होती है। वर्टेब्री की ये फ्यूजन पूरे वर्टिब्रल कॉलम में हो सकती है या वर्टिब्रल कॉलम के एक स्पेसिफिक पार्ट तक महदूद हो सकती है, जैसे नेक वाले रीजन में हो सकती है या उससे नीचे थोरैकिक रीजन में हो सकती है। स्पॉन्डिलोसिस चूंकि डिस्क के ड्राई होने की वजह से होती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डिस्क ड्राई क्यों हो जाती है? डिस्क के ड्राई होने की एक वजह तो एजिंग है, लेकिन बाद कात कुछ और वजूहात भी डिस्क के ड्राई होने का बायस बनती हैं, जैसा कि स्मोकिंग, तंबाकू नोशी। स्मोकिंग डिस्क के वाटर कंटेंट्स को तेजी से ड्राई करती है। दिस वाज ऑल अबाउट स्पॉन्डिलोसिस। नाउ वी जंप टू सियाटिका। डियर स्टूडेंट्स, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो लोअर पार्ट है यानी हिप वाला रीजन, वहां से दो नर्व्स राइज होती हैं जिनको सियाटिक नर्व्स कहा जाता है। एक सियाटिक नर्व को अगर हम देखें तो ये हिप वाले रीजन से स्टार्ट होती है और फिर लेग में ट्रेवल करती हुई फुट तक पहुंच जाती है। तो इस तरह हर लेग के अंदर एक सियाटिक नर्व मौजूद होती है। सियाटिक नर्व का इब्तदाई सिरा, जिसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहा जाता है, अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है सियाटिका। सियाटिका के नतीजे में ना सिर्फ लेग की फंक्शनिंग मुतासर होती है बल्कि बात का तो लेग यूजलेस हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सियाटिका क्यों हो जाती है? तो सियाटिका इट इज ड्यू टू फॉलिंग, यानी अगर कोई अचानक से किसी ऊंची जगह से नीचे गिर जाए या कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट या फिर हर्निएशन ऑफ डिस्क, ये भी इसका बायस बन सकती है।
डिस्क स्लिप जिसको कहा जाता है। और एक और चीज जो इसका बायस बन सकती है वो है इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इन बटक यानी हिप रीजन में अगर मुनासिब तरीके से इंजेक्शन ना लगाया जाए, इंजेक्शन लगाने वाला एक्सपर्ट ना हो, तो वो इंजेक्शन सियाटिक नर्व के प्रॉक्सिमल पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो ये वो वजूहात हैं जिसके नतीजे में सियाटिक नर्व का प्रॉक्सिमल पार्ट डैमेज हो जाता है और उसके नतीजे में लेग की फंक्शनिंग मुतासिर होती है। अब हम इस सियाटिका के ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ट्रीटमेंट, डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स में सेल डिवीजन की सलाहियत बहुत कम होती है, जिसके नतीजे में अगर नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसमें रिकवरी बहुत स्लो होती है या बाद का इम्पॉसिबल होती है। सियाटिका चूँकि सियाटिक नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से होता है, इसलिए इसकी रिकवरी एक स्लो प्रोसेस है और अगर सियाटिक नर्व बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो फिर इसकी रिकवरी तकरीबन इम्पॉसिबल होती है। तो फिर इसका जो वाहिद हल है वो पेन किलर होते हैं, लेकिन पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसान का बायस बन सकता है। अब हम देखते हैं स्केलेटन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस, डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड आइटिस है ये उन बीमारियों के नाम के साथ यूज किया जाता है जो इन्फ्लेमेशन का बायस बनती हैं। ऐसी बीमारी को इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कहा जाता है। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस क्या करते हैं? दीज कॉज इन्फ्लेमेशन इन ए बॉडी पार्ट। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट। बॉडी का अगर कोई हिस्सा रेड हो जाए और उसमें सोजिश यानी स्वेलिंग हो जाए तो इस कंडीशन को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। वो डिजीजेज जो इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है उन्हें इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज कहते हैं और इन्फ्लेमेटरी डिजीज का वर्ड आर्टिस यूज होता है। अब हम वापस आते हैं आर्थराइटिस की तरफ। ये जो वर्ड आर्थर है ये आर्थरॉन से निकला है। आर्थरॉन का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक। अगर हम आर्टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन लें तो फिर आर्थराइटिस का क्या मतलब बनता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो आर्थराइटिस को हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल इन्फ्लेमेटरी और degenerative diseases of joints are called arthritis. Inflammatory diseases क्या होती हैं ये तो हम देख चुके। डिजेनरेटिव वर्ड डीजेनरेट से निकला जिसका मतलब होता है तोड़ फोड़, किसी चीज का टूट जाना। डिजेनरेटिव डिजीजेस कहा जाता है ऐसी डिजीजेस जो बॉडी के किसी हिस्से में तोड़ फोड़ का बायस बनती है, उसकी स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। आर्थराइटिस ये वर्ड जॉइंट्स की तमाम इन्फ्लेमेटरी या डीजेनरेटिव डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। उर्दू में हम इसको कहते हैं जोड़ों का दर्द। आर्थराइटिस दो टाइप का होता है, एक्यूट आर्थराइटिस एंड क्रोनिक आर्थराइटिस। एक्यूट आर्थराइटिस ये टेम्परेरी होता है यानी शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े अरसे के लिए जॉइंट्स में कोई अगर खराबी हो जाए तो जॉइंट्स की ऐसी खराबी को एक्यूट आर्थराइटिस कहा जाता है। तो इट इज शॉर्ट टर्म आर्थराइटिस। ये आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाता है। क्रोनिक आर्थराइटिस
ऐसे अर्थराइटिस को कहा जाता है जो लॉन्ग टर्म, यानी जोड़ों का कोई ऐसा प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म हो, ज्यादा अरसे के लिए हो, उसको कहा जाता है क्रोनिक अर्थराइटिस। ये क्रोनिक अर्थराइटिस 3 टाइप का होता है। एक को कहा जाता है ओस्टियो आर्थराइटिस, दूसरी टाइप कहा जाता है रीमाटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरी टाइप कहा जाता है गाउटी आर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस is due to degeneration of cartilage। डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स में बोन्स के एंड्स पर कार्टिलेज मौजूद होती है जो ना सिर्फ बोन्स के एंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बल्कि मूवमेंट के दरमियान फ्रिक्शन को भी कम कर देती है। अगर ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो फिर बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में जॉइंट्स में मूवमेंट्स मुतासर होती हैं और ये कंडीशन पेन का भी बायस बनती है। इस कंडीशन को ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस मेनली जेनेटिक काजेस की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू जेनेटिक काजेस, यानी जीन की खराबी आमतौर पर ओस्टियोआर्थराइटिस का बायस बनती है, और जीन की खराबी मोस्टली इनहेरिटेड होती है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। रीमाटॉइड आर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम मौजूद है जो हमें बीमारी से बचाता है। बात का ये होता है कि इम्यून सिस्टम ऐसी प्रोटीन पैदा करना शुरू कर देता है जो हमारी अपनी बॉडी के लिए नुकसान का बायस बन जाती है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी डिजीज जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से पैदा हो जाए, ऐसी डिजीज को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा इम्यून सिस्टम बात करता है ऐसी प्रोटीन्स पैदा करने लग जाता है जो हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। गाउटी आर्थराइटिस, इट इज ड्यू टू accumulation of uric acid at joints। जॉइंट्स में यूरिक एसिड के कम्युलेट होने से जॉइंट की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग मुतासर होती है। इस कंडीशन को गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्यों कम्युलेट हो जाता है। हमारे लिवर के सेल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे किडनी इस यूरिया को बॉडी से यूरिन की शक्ल में बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, जैसा कि हम सर्दियों में कम पानी पीते हैं, तो फिर यूरिया के बजाय हमारी बॉडी में यूरिक एसिड पैदा होने लग जाता है। हमारी किडनी यूरिक एसिड को ब्लड में से फिल्टर नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड जॉइंट्स में कम्युलेट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट्स में यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा कम्युलेट होने से जॉइंट्स की फंक्शनिंग मुतासर होती है, जो गाउटी आर्थराइटिस का बायस बनती है। This was all about deformities of our skeleton. In the next lecture, we will discuss the causes of such various deformities. Thanks for watching my lecture series. If you are new at this channel, then don't forget to subscribe. Allah Hafiz.